जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत को कवर करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बनाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पहिया कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस माने ज्ञानी मानव का उदय हुआ। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ तो पूरा पाषाण काल में। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। देखिए, होमो सेपियंस का मतलब हो गया आपका आधुनिक मनुष्य। यह हमारे प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है जो इंसानों को दर्शाता है। दरअसल यह लैटिन शब्द है जिसमें होमो का अर्थ है मानव, सैपियंस का अर्थ है समझदार या बुद्धिमान। इसका मतलब होता है बुद्धिमान मानव। समझ गए आप लोग? पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? तो एक पुरातात्विक स्थल है। एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफा शैल चित्रों हेतु। गुफा शैल चित्रों हेतु भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है तो भीमबेटका है तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है तो बुगाजकोई अभिलेख। बुगाजकोई अभिलेख ये कहाँ पर है? तो एशिया माइनर में है। एशिया माइनर में है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बुगाजकोई अभिलेख। यह एशिया माइनर में है। कहाँ पर है? एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना सीखा। क्या चीज सीखा? आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। तांबा धातु का सबसे पहले पालतू बनाया गया। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। कुत्ता को बनाया गया सबसे पहले पालतू। सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता क्या चीज के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन हेतु। नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या चीज था? तो कृषि था। कृषि था। कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? तो जौ है और गेहूं। जौ और गेहूं। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। कपास की खेती प्रारंभ की गई। कपास की खेती प्रारंभ की गई सिंधु वासियों ने। सिंधु वासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। कौन किया भाई? तो सिंधु वासियों ने किया। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल पूछ रहा है तो देखिए, पूर्वी पुरास्थल है आपका आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। मेरठ का उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी पुरास्थल हो गया आपका सूतका गंडोर। सूतका गंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। जो कि बलूचिस्तान में है।
सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है तथा सुत्का-गंडोर जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरास्थल, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरास्थल, वहां पर पूछा था कि पूर्वी और पश्चिमी पूरास्थल पूछा था, यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरास्थल। तो देखिए उत्तरी पूरास्थल हो गया आपका मांडा जो कि अखनूर में है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तरी पूरास्थल हो गया आपका मांडा जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है। एवं दक्षिणी पूरास्थल हो गया आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद हो गया जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर स्थित है, आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी पर। किस नदी पर? तो हिंडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। मांडा स्थित है, मांडा स्थित है तो चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा कहाँ पर स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल है, लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो लोथल है। लोथल स्थित है, लोथल स्थित है तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है तो राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में घगर नदी के तट पर है। देखिए राखीगढ़ी जो हिसार जो कि हरियाणा में घगर नदी के तट पर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधुवासी पूजा करते थे, सिंधुवासी पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया? तो चार्ल्स मैसन ने, चार्ल्स मैसन ने दिया। कब दिया भाई? 1826 में, 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है भाई? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है। देखिए प्राचीन भारत अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रैक्टिस, उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसी प्रकार आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हर चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किए, दयाराम साहनी ने 1921 में, 1921 में किए। कौन? हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज थी, हड़प्पाई समाज थी तो मातृशतात्मक, मातृशतात्मक। स्वास्तिक चिन्ह दिन है, स्वास्तिक चिन्ह किसका दिन है? तो हड़प्पा सभ्यता की है, हड़प्पा सभ्यता का स्वास्तिक चिन्ह दिन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था, हड़प्पा निवासी का रुचि क्या चीज था? तो शतरंज खेल में था। क्या चीज में? शतरंज खेल में था। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। धौलावीर स्थित है, धौलावीर स्थित है, धौलावीर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, गुजरात में कच्छ जिला, कच्छ जिला में धौलावीर स्थित है, गुजरात कच्छ जिला में। R37 कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है तो हड़प्पा से, हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे क्या चीज से? तो लोहा से, लोहा से अनभिज्ञ थे।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा रंग था? लाल रंग, लाल रंग था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? तो लाल रंग। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर्जन मार्शल, सर्जन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे, मिस्र के राजा कहलाते थे। तब फराओ या फिरौन भी कहा जाता था। देखिए फराओ या फिरौन के मतलब होता है भारत में, जैसे भारत में मान लीजिए कि राजा या सम्राट, ठीक उसी तरह मिस्र में फिरौन या फराओ कहा जाता है। मिस्र के लोग मानते थे कि फिरौन या फराओ देवताओं का प्रतिनिधि हैं। क्या चीज है? देवताओं के प्रतिनिधि हैं। कई बार उन्हें स्वयं देवता भी माना जाता था, इसलिए उनकी आज्ञा जैसे भगवान की आज्ञा समझी जाती थी। जैसे भगवान की आज्ञा होती है उसी तरह ये फराओ या फिरौनों को आज्ञा माना जाता था। तो फिरौन या फराओ का मतलब हो गया कि मिस्र का राजा प्लस धार्मिक नेता या प्लस देवता समान शासक। समझ गए? ठीक, देखिए चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल का साक्ष्य मिले हैं कहाँ से भाई? लोथल एवं रंगपुर से, लोथल एवं रंगपुर से मिला है। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं रंगपुर से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिला है भाई? कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया है। अग्निकुंड प्राप्त हुए, अग्निकुंड प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? लोथल और कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष है, घोड़े के हड्डी के अवशेष तो सुरकोटदा से, सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सुरकोटदा, सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। जिसका खोज कब हुआ था? तो 1922 में, 1922 में हुआ। मोहनजोदड़ो में भाई प्राप्त हुआ अन्नागार, अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत क्या था? अन्नागार था मोहनजोदड़ो में। इसका खोज 1922 में हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला है। नर्तकी की कांच से मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांच से मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांच से मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो है भाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या है? बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है इराक, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम क्या है? इराक है। का अर्थ है मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है तो दो नदियों की बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है, वैदिक सभ्यता का काल है आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक आर्य थे। कौन थे? आर्य। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक आर्य लोग थे। आर्यों की जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था,
अमाजू कहा जाता था। क्या चीज कहा जाता था? अमाजू, अमाजू कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था तो अमाजू, अमाजू। आर्य भारत आए, आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले, 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे, आर्य कहाँ पर पहले बसे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में, पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया, मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या चीज था? तो पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या चीज था? तो पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी, आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी तो संस्कृत भाषा थी उसकी, उन लोगों की संस्कृत, और पेय पदार्थ था आपका सोमरस, सोमरस। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ, तो भाषा हो गया आपका संस्कृत और पेय पदार्थ हो गया आपका सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता थे, देखिए प्रिय पशु तो घोड़ा थे और देवता को मानेंगे तो इंद्र थे, इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु या देवता थे तो यह घोड़ा और इंद्र। आर्यों का समाज था, आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान, पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या, वेदों व वेदांगों की संख्या, देखिए वेदों की संख्या आपका 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद हो गया आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद। सूक्त इसमें है आपका 1028, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो होत्री, होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक सबसे अधिक बार वर्णित कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी यहाँ पर पूछ रहा है, क्या चीज? पवित्र नदी, तो सरस्वती, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, इंद्र, पुरंदर, इंद्र थे पुरंदर। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के रचनाकार, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र, विश्वामित्र थे, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को। 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध माने 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध माने 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, 10 राज्य युद्ध लड़ा गया परुष्णी रावी नदी के तट सुदास एवं 10 जनों के बीच, सुदास एवं 10 जनों के बीच। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है, 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है तो खील, क्या कहलाती है? खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है, सोम देवता को समर्पित मंडल है तो 9वां मंडल, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है।
ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल, सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है? तो 10वां मंडल। कौन है? 10वां मंडल, 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया? अधन्या मतलब हो गया न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य। गाय, गाय को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है कौन कौन वेद के? तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गोत्र शब्द की उत्पत्ति है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में है गोत्र शब्द की उत्पत्ति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गद एवं पद वाला वेद है, गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद। कौन वेद है? गद एवं पद वाला वेद, तो यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है, यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, सामवेद में है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। देखिए, सामवेद को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को अधार्यु कहा गया, अधर्यु कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है, पंचविश ब्राह्मण संबंधित है आपका सामवेद से, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी, अल-बरूनी। पुराणों की कुल संख्या कितना है? तो 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी, अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता, पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा, लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से है, मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण में है? तो विष्णु पुराण से है, विष्णु पुराण से है। सातवाहन वंश की जानकारी, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में है। गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से है, वायु पुराण से है। उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, दर्शन का है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन, दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक तो गौतम
और कपिल, गौतम और कपिल है। देखिए न्याय के हैं आपका प्रवर्तक गौतम और शाक्य के है आपका कपिल। योग के हो गया आपका पतंजलि और मीमांसा का हो गया आपका प्रवर्तक जैमिनी। समझ गए। देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या कितना है तो 108 है, लेकिन प्रमाणिक रूप से 13 है, प्रमाणिक रूप से 13। सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तमसो माँ जयाति गमयता था ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक आपका मनुस्मृति है, मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि, मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। कौन है? मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है, रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है, महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। कौन किया था? बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। कौन किया था? बदायूनी ने। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है, संहिता। बुद्ध जन्मे थे, बुद्ध कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। कब? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं षाण है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। कुशीनगर थी मल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुधोधन थे, शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कुलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ, तथागत सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी, तो घोड़ा हो गया आपका कथंक और सारथी हो गया चना। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी, तो देखिए घोड़ा हो गया आपका कंथक और सारथी हो गया आपका चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है। क्या है? महाभिनिष्क्रमण है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है आपका क्या चीज है? तो घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के
नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। कौन से भाषा में दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन है? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? अश्वघोष ने। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ भाई? कालाशोक के शासन काल में। कालाशोक के शासन काल में हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था कालाशोक के शासन काल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुआ था अशोक के शासन काल में। पाटलिपुत्र में ये हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में जो कि राजगृह में है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासन काल में जो कि वैशाली में है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था जो कि अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है तो राजगृह, तब वैशाली, तब पाटलिपुत्र, तब कश्मीर। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, ठीक उसके बाद कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में दोबारा आपका चतुर्थ संगीति में हुआ था। देखिए पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था ना तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ और दूसरा बार हुआ आपका चतुर्थ संगीति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया।
हीनयान और महायान अस्तित्व में आया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है? जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप है। कौन है? चैत्य मंडप है। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया? बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण है कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयनी। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयनी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह। देखिए, पार्श्वनाथ का आपका था सर्प और महावीर का प्रतीक चिन्ह था आपका सिंह। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर महावीर। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। देखिए, महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ। पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ 468 ईसा पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराना में। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। कौन कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के। महावीर के पिता सिद्धार्थ। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की थी। त्रिशला जो है ना, लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा था। प्रियदर्शनी 2 नाम था, दोनों हो गया। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जाम्भिक
ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल्य। कौन है? कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य, जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया, महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। कहाँ दिया? राजगृह में। प्रथम शिष्य अनुयायी था, प्रथम शिष्य उनका कौन था? तो जमाली, जमाली था, जो कि उनका दामाद थे, जमाली। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर, गणधर गंधर्व, गणधर गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में, मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के दो संप्रदाय, जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र थे, अस्तुलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक अस्तुलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थकरों, जैन तीर्थकों की जीवनी है, जैन तीर्थकों की जीवनी है कल्प सूत्र में, कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र की रचना की थी, कल्प सूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी, प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुआ, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर भाई? वल्भी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्भी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक, भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? तो खारवेल, खारवेल, खारवेल थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल, मखली गोसाल। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में, संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? विल्किंस ने किया था, विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन प्रारंभ, भक्ति आंदोलन प्रारंभ अलवर संतों ने, अलवर संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? अलवर संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ, 9वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मुहम्मद साहब, हजरत मुहम्मद साहब। जन्म इनका 570 ईस्वी में
मक्का में हुआ था, मक्का में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी में हुआ। कहाँ भाई? मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। कहाँ हुआ था? मदीना में हुआ था। कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में। देखिए कब हुआ था? 632 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनका उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस द्वारा। कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्ट थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अवंती अंग की राजधानी है। देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन है और अंग की राजधानी चंपा है। कोसल और मल की राजधानी श्रावस्ती और कुशीनगर था मल का। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और सुरसेन की राजधानी मथुरा। वजी की राजधानी वैशाली है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। वजी और गंधार की राजधानी वैशाली और तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त थे। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी में। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राज्य वैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुणिक की हत्या कौन किया था? तो उदयनी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयनी ने। कौन किया था? उदयनी ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद थे। एकराट की उपाधि धारण की महापद्म नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे।
अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है, अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया, भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। कब किया था? तो 516 ईसा पूर्व, 516 ईसा पूर्व भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर, जो कि 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता इनका फिलिप थे। पिता कौन थे? फिलिप। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? तो बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था भाई? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। का घोड़ा बुकाफेला था। सिकंदर का घोड़ा कौन था? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिज या झेलम। बितास्ता युद्ध हुआ था। हाइडेस्पिज या झेलम, बितास्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे भाई? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या था? पर्ण था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री कहिए, वो चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है। राजनीतिक से जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। राजनीति से जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। जस्टिन ने सैंड्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्राक्ष नाटक के रचयिता विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलेन के साथ। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलेन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर? तो
श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? तो कर्नाटक में उपवास द्वारा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, में उपवास द्वारा हुआ था। श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडेराय 983 ईस्वी ने। श्रवण बेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था तो चामुंडाय राय ने कब बनवाया था? 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार बना। अमृत घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी बना जो कि अशोक था। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने धर्म का स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। मतलब होता है धर्म का, और युद्ध उस समय से क्या किया? स्थगित कर दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र आपका महेंद्र को भेजे थे और पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत, जो कि आम लोग भी समझ सकते थे। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि। सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि थी हुआ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन भाई? खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखिए खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 से अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम कौन किया? टिफ हैंतलर ने। कब किया था भाई? 1750 में। 1750 में किया था टिफ हैंतलर ने। अशोक के शिलालेख कितना था? तो 14 गो। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है भाई? सातवां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है जो मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवा नाम प्रिय कहा गया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेख जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में।
सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। का निर्माण कौन कराया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भरहुत स्तूप अशोककालीन मध्य प्रदेश में है। भरहुत की खोज 1873 में वह कौन किया था? कनिंघम। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त से अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक या सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में था। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने चलवाया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत कौन किया था? तो सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। कलिंग के चंदी राजवंश संस्थापक था। महामेघवाहन। कलिंग जो है ओडिशा में है। चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में। कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है उदयगिरी पहाड़ी। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी शासकों ने।
सैनिक शासन व्यवहार में लाया, सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने भारत आने वाला प्रथम यवन, भारत आने वाला प्रथम यवन डेमीट्रियस है। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था, प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। कौन किया था? नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। पहलव की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कौन? कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। कनिष्क के दरबारी में थे कौन? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। आयुर्वेद के जनक माना जाता है। आयुर्वेद के जनक किसको माना जाता है? चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत के आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। शून्यवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। शक संवत कौन चलाया? तो कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ कब हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कुषाण काल के शासनकाल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया था भाई? तो 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। रचना कौन किया था भाई? तो हरिसेन ने।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। प्रथम राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, क्षणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर या आर्यभट्ट थे, देखिए वराहमिहिर थे खगोलविद थे, और आर्यभट्ट जो थे क्या थे, गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव प्रणाली का विकास कौन किया था? आर्यभट्ट ने। मेघदूत कुमार संभव रचना है। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। शल्य चिकित्सा के जनक थे। सुश्रुत थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कुमारगुप्त के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन किया था भाई? तो ये स्कंदगुप्त ने। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल के समय हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन या हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम है शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। कहाँ किया? तो कनौज किया। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ कौन किया था? तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में 606 से 647 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की है। यात्रियों में राजकुमार
नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट था। हर्षचरित एवं कंदावली के रचयिता बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पर? तो नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में अलवाई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीर। तीनों संगमों का आयोजन किया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का है निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देव वर्मन ने 13वीं शताब्दी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? शिव विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची कहाँ है भाई जी? तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जय सिंह। वातापी बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी है का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह
वर्मन प्रथम ने। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक में है। हलेबीड कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। अजंता। बौद्ध हिंदू एवं जैन। बौद्ध हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा में। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट। मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य चतुर्थ। विक्रमादित्य चतुर्थ। विज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय। विजयालय की राजधानी तंजौर। तंजावुर। तंजौर। तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजराजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। चोल काल में भूमि कर था उपज का 1/3। उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार। अलवार। चोल काल में शिव के उपासक नयनार। नयनार। चोल काल में शिव के उपासक नयनार। नटराज की का से मूर्तियां हैं। नटराज की का से मूर्तियां हैं चोल काल की। चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासक में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। चोल वंश का। गंगैकोंड चोल कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल। गोपाल। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल। पल्लव वंश की राजधानी मुंगेर। मुंगेर। पल्लव वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल जो कि 770 से 810 ईस्वी में ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक मदन पाल। मदन पाल। मदन पाल। सेन वंश की स्थापना। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने। सामंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती। नदिया लखनौती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था। हिंदी में अपना अभिलेख
उत्कीर्ण करवाने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कलहण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित राजतरंगिणी से। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहण रचित राजतरंगिणी से। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। 1194 ईस्वी के चंदवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि चंदवरदायी। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदवार दाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित हैं राजा भोज। चंदेल वंश का संस्थापक नुनुक 831 ईस्वी। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए राजा धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने। खजुराहो का मंदिर बना नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। आला एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे। परमल के दरबार में सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी
वंश की राजधानी थी अहिलवाड़ा। सोलंकी वंश के प्रथम प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। कब? 1448 में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। तो दोस्तों प्राचीन भारत को हम लोग कवर कर लिए। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत पर जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।